हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ साथियों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे वीकली करंट अफेयर करके आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 17 से 23 दिसंबर 2023 तक का जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, जो आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आपके लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उन तमाम क्वेश्चंस को इस पीडीएफ के माध्यम से मैं कवर करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए फिर देर किस बात की, क्लास को स्टार्ट किया जाए। दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये फर्स्ट क्वेश्चन यह कह रहा है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है। दोस्तों इसका ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए इसमें कौन हो सकता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए और बी दोनों, यानी कि हम कह सकते हैं चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, यानी ऑप्शन ए भी और ऑप्शन बी भी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब समझते हैं इसके बारे में कुछ विशेष बातें। तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में विशेष बातें क्या होगा कि देखो, खेल रत्न जो पुरस्कार हम बात करते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में, इसे हम किस नाम से जानते थे पहले। तो इसको हम लोग बोलते थे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। पूछेगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या दिया गया है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। और इसके बारे में लिखा हुआ कि भारत की प्रतिष्ठित खेल मान्यता जो उन एथलीटों को सम्मानित किया जाता है जो विभिन्न खेलों विषयों में अपने असाधारण प्रदर्शन के माध्यम से बहुत गौरव दिलाया है। मतलब जो अच्छा विशिष्ट प्रदर्शन करते हैं अपने खेल में, उनके लिए यह पुरस्कार सम्मानित के तौर पर दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, हम बात करते हैं यह जो इस बार की बात करें तो 2023 में इन्हें दिया गया है। किन्हें? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को दिया गया है। लेकिन इससे ठीक पहले यानी कि 2022 की मैं बात करूं कि 2022 में किसे दिया गया था, तो यह मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है दोस्तों पिछले साल टेबल टेनिस के दिग्गज अचंता शरत कमल को दिया गया था। याद रखेंगे सही बच्चे, ध्यान रखिएगा। थैंक यू। बढ़ते हैं अगले अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, गौर से देखिएगा ध्यान से। यह कह रहा है कि भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन देखिएगा, है ना। अनीस दयाल सिंह, संजय सिंह, भूपेंद्र यादव और मनमोहन शर्मा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में जानते हैं हम लोग कि यह एफ के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो संजय कुमार सिंह को चुना गया है। भारतीय कुश्ती महासंघ, भारतीय कुश्ती महासंघ का नए अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो संजय कुमार सिंह को चुना गया है। और संजय कुमार सिंह जो पहले थे दोस्तों उत्तर प्रदेश कुश्ती महासंघ के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। ध्यान रखिएगा। भारतीय कुश्ती महासंघ के बारे में कुछ विशेष बातें अगर पूछेगा आपसे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखेंगे 26 जनवरी 1967 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो नई दिल्ली भारत में है। याद रखेंगे सब बच्चे, वेरी गुड। बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कह रहा है क्या कि किसने वाराणसी में दुनिया का सबसे मेडिटेशन सेंटर सवेद महामंदिर का उद्घाटन किया है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन है राजनाथ सिंह। ऑप्शन क्या है, राजनाथ सिंह है, अमित शाह है, नरेंद्र मोदी है और द्रौपदी मुर्मू है। तो दोस्तों इसमें किसको टिक करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो इसका सही आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा नरेंद्र मोदी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि पूछेगा आपसे क्या किसने वाराणसी में दुनिया के सबसे मेडिटेशन सेंटर सवेद महामंदिर का उद्घाटन किया है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों नरेंद्र मोदी। इसके बारे में कुछ विशेष बातें मैं कर लेता हूँ। इसके बारे में विशेष बातें क्या होगी कि देखो, वाराणसी का जो उमराहा में सवेद महामंदिर का उद्घाटन है वो किसने किया है, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है ना। और यह 7 मंजिलों पर ऊंचा है, 7 मंजिल है इसका। ठीक है दोस्तों, और इसमें कम से कम 20,000 भक्त जो है ध्यान मग्न एक साथ कर सकते हैं इस मंदिर में, महामंदिर में। मैं इसके अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ और हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से आपके लिए विजिबल होगा। आप देखिए ध्यान से, यह कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति होंगे। ध्यान से देखिएगा, गणतंत्र दिवस 2024 मतलब आगामी जो अभी आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन होगा, आप देखिए ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और सही आंसर क्या होगा इसके बारे में आपको अच्छे से मालूम हो चुका होगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यह आपका ऑप्शन नंबर सही होंगे। ठीक है दोस्तों, है ना। और इसके बारे में मैं कुछ विशेष बातें मैं समझाने का प्रयास करूंगा। विशेष बातें क्या कि देखो, इमैनुअल फ्रैंको जो है 2024 गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ठीक है, जो कि छठे फ्रांसीसी नेता होंगे, मतलब छठा फ्रांसीसी नेता ये होंगे। और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी, कौन, मिस्र के जो राष्ट्रपति थे कौन, अब्दुल फतह अल सीसी भारत के गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि, मतलब इसके ठीक पहले की मैं बात करूँ 2023 में, मतलब जो आने वाला 2024 हो गया, अभी जो चल रहा हो 2023 है,
तो 2023 का जो हमें पूछेगा कि मिस्र के राष्ट्रपति जो थे वह अब्दुल फतह अल सीसी जो है भारत के गणतंत्र दिवस पैरेड के वह मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर शामिल हुए थे दोस्तों। आगे बात करें हम 2021 और 2022 की बात करते हैं हम लोग। तो 2021 और 22 में दोस्तों आमंत्रित किसी को नहीं किया गया था, पता होगा उसमें कोरोना महामारी से हम लोग ग्रसित थे, तो उसमें किसी को इनवाइट नहीं किया गया था। आप पूछेगा आपसे क्या कि पहले गणतंत्र दिवस समारोह यानी कि जब फर्स्ट हम जब सेलिब्रेट किए थे 26 जनवरी 1950 को, उसमें इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति सुकर्णो मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर शामिल हुए थे। तो कुछ विशेष बातें ध्यान रखेंगे कि आपको ध्यान रखना है कि 2024 में कौन आएगा। तो दोस्तों 2024 में आपको आने वाले कौन है, तो फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, इमैनुअल मैक्रों हैं, जो कि ये फ्रांस के छठे नेता होंगे, छठे नेता के रूप में यहाँ पर आ रहे हैं और ये 2024 के गणतंत्र परेड में ये भाग लेने वाले हैं। और इससे पहले अगर बात करते हैं हम जनवरी 2023 को कौन भाग लिए थे, तो अब्दुल फतह अल सीसी जो कि मिस्र के राष्ट्रपति रह चुके हैं, और 2021-22 में तो किसी ने भाग लिया ही नहीं था। पूछेगा आपसे क्या कि 26 जनवरी 1950 को पहले जब हम लोग सेलिब्रेट किए थे रिपब्लिक डे, उसमें कौन आए थे, तो इंडोनेशिया के तत्कालीन है ना राष्ट्रपति सुकर्णो मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर शामिल हुए थे दोस्तों। सब कुछ बातें आपको ध्यान में रखना है एकदम एनी हाउ। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, गौर से कीजिएगा ध्यान से। यह कह रहा क्वेश्चन में क्या कि FIH ने प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया है दोस्तों। FIH who has been declared by FIH as a player of the year 2023। दोस्तों याद रखिएगा, इसमें हार्दिक सिंह और जैन डी वार्ड, यानी हार्दिक सिंह पुरुष में है और जैन डी वार्ड किस में है दोस्तों, महिला में है ना। तो A and B इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बारे में कुछ विशेष बातें मैं जान लेता हूँ। भारतीय खिलाड़ी हार्दिक सिंह और नीदरलैंड के जैन डी वार्ड को 2023 FIH प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। इसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के बारे में बात करें हम लोग, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसका स्थापना हुआ था 1924 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो लुसाने में। और लुसाने कहाँ स्थित है, तो स्विट्जरलैंड में। याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH की स्थापना कहाँ हुई थी, तो लुसाने में। लुसाने कहाँ स्थित है, तो स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1924 में हुई थी। याद रखेंगे सब बच्चे, वेरी गुड। हमारा अगला प्रश्न होगा यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर हमें क्वेश्चन के रूप में क्या कह रहा है, गौर से देखिएगा ध्यान से। यह कह रहा है कि इंटरपोल के मानव तस्करी के विरुद्ध कौन सा अभियान चलाया है। इंटरपोल के मानव तस्करी के विरुद्ध कौन सा अभियान चलाया है, तो ऑप्शन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर क्या है। ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स एंड ऑपरेशन कॉर्नर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर, ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स। दोस्तों इंटरपोल के मानव तस्करी के विरुद्ध में कौन सा अभियान चलाया गया है, तो याद रखेंगे ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स 2। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में कुछ विशेष बातें नोट कर लीजिएगा। मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स 2 को चलाया गया है। और पूछेगा आपसे कि इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों इसका याद रखेंगे, इंटरपोल की स्थापना हुआ था हमारा 7 सितंबर 1923 को हुआ था। 7 सितंबर 1923 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों कई बार ये एग्जाम में पूछता है कि इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी, तो लियोन में हुआ था। और लियोन कहाँ है दोस्तों, तो फ्रांस में है। याद रहेंगे सब बच्चे, इंटरपोल की स्थापना 7 सितंबर 1923 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ है, तो लियोन फ्रांस में है। लियोन कहाँ है, तो फ्रांस में है दोस्तों, या तो लियोन रहेगा या तो फ्रांस रहेगा। ठीक है दोस्तों, कभी कभी पूछता है आपसे क्या कि कौन सा अधिनियम मानव तस्करी को रोकता है, तो याद रखिएगा मानव तस्करी को रोकने के लिए अनुच्छेद 23 एप्लीकेबल होता है। कौन सा, अनुच्छेद 23। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है, गौर से देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों यहाँ पर, क्या कि पहला विश्व बास्केटबॉल दिवस कब मनाया गया था। अब देखिए, पहला विश्व बास्केटबॉल दिवस कब मनाया गया था, तो दोस्तों इसका आंसर देखेंगे 20 दिसंबर, 21 दिसंबर, 19 दिसंबर और 16 दिसंबर। तो लेट नहीं कीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 21 दिसंबर इज द करेक्ट आंसर। यानी पहला विश्व बास्केटबॉल दिवस कब मनाया गया था, तो इसका सही आंसर बन जाएगा हमारा, जैसा कि आप देखें, इसका 21 दिसंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यह कह रहा है कि 21 दिसंबर 2023 को विश्व बास्केटबॉल दिवस के रूप में मनाया गया है। विश्व बास्केटबॉल दिवस की घोषणा 25 अगस्त 2023 को संयुक्त राष्ट्र ने की थी। याद रखेंगे क्या, 21 दिसंबर 2023 को प्रथम कब हुआ था, तो 21 दिसंबर 2023 को हुआ था, विश्व बास्केटबॉल दिवस के रूप में मनाया गया था। विश्व बास्केटबॉल दिवस की घोषणा ये कब हुई थी, है ना दोस्तों, तो याद रखिएगा 25 अगस्त 2023 को कौन किया था, तो संयुक्त राष्ट्र ने की थी।
विश्व बास्केटबॉल दिवस 2023 की थीम क्या रही होगी? तो थीम बहुत बार पूछता है एग्जाम में, बास्केटबॉल बेहतर भविष्य के लिए एक अस्थायी विरासत तैयार करना, ये इसका इस साल का थीम रहा है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चलिए हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उसके किस अभूतपूर्व मिशन के लिए प्रतिष्ठित लिप एरिकसंस लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसमें आपको ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में चंद्रयान 3, शुक्रयान मिशन, आदित्य L1 मिशन और गगनयान मिशन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा चंद्रयान 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बारे में विशेष कुछ बातें नोट कर लीजिएगा प्लीज आप लोग भी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको इसरो के नाम से जानते हैं हम लोग, और ये अभूतपूर्व चंद्रयान 3 मिशन के लिए प्रतिष्ठित लिव एरिकसंस लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय राजदूत बाला सुब्रमण्यम श्याम ने इसरो की तरफ से एक प्रतिष्ठित पुरस्कार को प्राप्त किया था। कौन किए थे? बाला सुब्रमण्यम श्याम ने इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे। दोस्तों इसरो के बारे में अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें जो कि आपको ये जानना ही चाहिए, देखिए इसके बारे में आपको जानने के लिए कुछ विशेष बातें मैं आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करूंगा, इसको ध्यान रखिएगा। चंद्रयान 3 मिशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखो। इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण 23 जुलाई को किया गया। पहला कब किया गया? मतलब इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण हमें पहले याद क्या करना है दोस्तों, तो कब किया गया? 13 जुलाई को किया गया है। LVM-3 द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में प्रक्षेपित किया गया। कहाँ से किया गया था? तो आपको याद रखना होगा, यह प्रक्षेपित किया गया दोस्तों कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। इसमें लैंडर का नाम लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान शामिल थे। लैंडर कौन थे? विक्रम, और रोवर को प्रज्ञान के नाम से संबोधित किया गया है। चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंडिंग की 23 अगस्त 2023 को यह लैंडिंग की हुई थी। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला और चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन गया। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला, मतलब दक्षिणी ध्रुव मतलब साउथ पोल पर उतारने वाला जो यह था पहला बना, और चंद्रमा पर उतरने वाला यह चौथा बन गया। पहला 3 कौन कौन थे? तो पहले चीन थे, अमेरिका और रूस, पहले यह उतार चुके थे, लेकिन दक्षिण ध्रुव पर यह पहला आपका इंडिया ने उतारा सफलतापूर्वक। दोस्तों तो आपको कुछ बातें याद रखना कि स्टार्ट कब हुआ था। तो चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण 13 जुलाई को किया गया था। LVM-3 के द्वारा यह कहाँ से स्टार्ट हुआ था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। इसमें लैंडर जो था उसको विक्रम और रोवर को प्रज्ञान नाम से संबोधित किया गया था, है ना दोस्तों। चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक लैंडिंग की, और इसकी लैंडिंग कब हुई थी? तो 23 अगस्त 2023 को हुई थी। ठीक है दोस्तों, और यह चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बना है, जबकि दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दोस्तों चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला यह पहला देश बन गया। इससे पहले 3 देश कौन कौन थे? तो चीन, अमेरिका और रूस थे। याद रहेंगे सब बच्चों को? वेरी गुड। चलिए मैं अगला प्रश्न को उठाता हूं, और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, गौर से देखिए ध्यान से। चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 टूर्नामेंट किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने जीता? चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स, ध्यान रखिएगा, चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 टूर्नामेंट किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने जीता? दोस्तों ऑप्शन लीजिएगा, पेंडला हरिकृष्ण, डोम्मा राजू गुकेश, अर्जुन एरिगेसी और पावेल एल जानो। दोस्तों इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, डोम्मा राजू कुकेश इज द करेक्ट आंसर। इसके बारे में कुछ विशेष बातें ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में रहेगा आपके लिए। चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 टूर्नामेंट भारतीय शतरंज खिलाड़ी डोम्मा राजू गुकेश ने जीत लिया है। ठीक है, अर्जुन एरेगसी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया था, यह दूसरा स्थान प्राप्त किया था, और पेंटला हरिकृष्ण तीसरे स्थान पर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ, है ना, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के बारे में कुछ विशेष बातें और भी नोट कर लीजिएगा। इसकी स्थापना हुई थी कब? तो 1924 में हुआ था। 1924 में कब? तो 20 जुलाई 1924 को हुआ था। 1924 को हुआ था। इसकी मुख्यालय कहाँ है? तो लाचेन कहाँ पर स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसमें कितने सदस्य हैं दोस्तों? तो 199 यानी कि 199 इसके सदस्य रह चुके हैं। एक गैर सरकारी संस्थान है ना, फिडे विश्व शतरंज चैंपियन का आयोजन करता है। तो दोस्तों इसमें कुछ विशेष बातें मैंने जो नोट करवाया, ये आपको अच्छे से मालूम चल गया होगा, और मुझे लगता है कि आप इस